हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 62 है। 61 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस की, तो आप मेरा टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो को शेयर क्या कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पे, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो मेरे चैनल से जुड़ें, मेरे से जुड़ें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता प्रतिशत कितना है? 82.14%, 74.04%, 84.06%, 76.42%। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में जो साक्षरता है उसका प्रतिशत जो है कि कितना है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। तो देखिए, भारत में साक्षरता दर जो है कि 74.04 है 2011 की जनगणना के हिसाब से। देखिए, इसमें जो है कि अगर पुरुषों की हम बात करें तो पुरुषों की साक्षरता दर कितना है तो 82.14, और महिलाओं की हम बात करें तो 65.46 जो है कि महिलाओं की है। पुरुषों का 82.14 एंड महिलाओं का 65.46। कौन सा देश भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना है? भूटान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। पूछा जा रहा है कि वह कौन सा देश है जो कि भारत की यूपीआई जो प्रणाली है उसको अपनाने वाला पहला देश बना है। तो वो कौन है? तो वो है आपका नेपाल, पड़ोसी देश। देखिए, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफिल्ड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। प्रारंभिक तमिल साहित्य के निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? तोल्काप्पियम एवं तिरुकुरल। बी दिया गया है कि अहनानुरु एवं पुरनानुरु। तीसरा दिया गया है कि पद्दुपत्रु एवं मदुरै कांची, एंड फोर्थ दिया गया है कि शिल्पाधिकारम एवं मणि मैखले। पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? तो कौन से महाकाव्य थे? तो ये थे शिल्पाधिकारम एवं मणि मैखले। देखिए, ये दो महाकाव्य थे और इनकी रचना जो शिल्पाधिकारम है, इनकी रचना जो है कि इलांगो अडिगल के द्वारा की गई, और मणि मैखले की रचना जो है कि किसके द्वारा की गई? तो शीतलैसतनार के द्वारा की गई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने रियासत बलबन, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद तुगलक। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, इसमें जो है ना कुछ विभाग का नाम दिया गया है, और इस विभाग का स्थापना किसने करवाया, किसके द्वारा की गई, ये जो है कि इसमें आपको जो सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए, दीवाने मुस्तखराज, इस विभाग की स्थापना जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। दीवाने रियासत, इसकी स्थापना जो है कि किसके द्वारा? बलबन द्वारा नहीं किया गया। दीवाने रियासत विभाग की स्थापना जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, और यह एक जो है कि वाणिज्य मंत्रालय था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आर्थिक सुधारों के समय में यह विभाग खोला था, दीवाने रियासत। तो ये हो जाएगा आपका सही, सुमेलित नहीं है। बाकी दीवाने खैरात की स्थापना जो है कि फिरोज शाह तुगलक ने किया। दीवाने अमीर कोही की स्थापना जो है कि मोहम्मद तुगलक के द्वारा किया गया। दी प्रेसेप्ट ऑफ जेसस नामक शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजा राम मोहन राय, विलियम कैरे, लॉर्ड मैकाले, मोहम्मद कासिम ननौतवी। देखिए, द प्रिंसेप्ट ऑफ जेसस नामक शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं कि हैं कौन?
राजा राम मोहन राय जी। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए राजा राम मोहन राय के द्वारा 1820 ईस्वी में प्रेसेप्ट ऑफ जेसस पुस्तक लिखी गई थी और उन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर दिया था। देखिए उन्होंने नए नियम के दार्शनिक और नैतिक संदेशों से चमत्कार को अलग करने की कोशिश की और इसके कारण जो है कि कई ईसाई मिशनरियों ने इनका विरोध किया और उन पर ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में मूल्यों को शामिल करने का आरोप भी लगाया था। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ जल संधि का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में ये किस किस को जोड़ती है जल संधि उसके बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें मलक्का जल संधि की तो मलक्का जल संधि जो है कि अंडमान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। डोवर जल संधि की हम बात करें तो डोवर जल संधि जो है कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि की हम बात करें तो ये जो है कि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। एंड मैगलन की हम बात करें तो ये जो है कि प्रशांत एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है। तो ये हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका 1 3 2 4 1 3 2 4 ये सी ऑप्शन आपका सही होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ पठार का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में देश का नाम दिया है कि ये पठार जो है कि किस देश में सिचुएटेड है। कोलोराडो का पठार की अगर हम बात करें तो कोलोराडो का पठार कहाँ पे है तो ये जो है कि आपका यूएसए में है। लारेसिया का पठार कहाँ पे है तो ये आपका कनाडा में है। किम्बरले का पठार ये कहाँ पे है तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। और तिब्बत का पठार जो ये कहाँ पे है तो ये है आपका चीन में। तो ये हो जाएगा 1 2 4 3 ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गर्म हवाएं और उनके स्थान से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। अयाला फ्रांस, बाग्यो फिलीपींस द्वीप समूह, सामुन इराक, सोलैनो दक्षिण पूर्वी स्पेन। पूछा जा रहा है कि कुछ गर्म हवाओं का नाम दिया गया है और उनके स्थान से संबंधित आपको गलत युग्म बताना है। ठीक है, देखिए अयाला जो गर्म हवाएं हैं ये कहाँ पे चलती हैं तो ये फ्रांस में चलती हैं। बाग्यो गर्म हवाएं ये फिलीपींस द्वीप समूह में चलती हैं। सामुन ये गर्म हवाएं इराक में नहीं, ये जो है कि ईरान से संबंधित है। ठीक है, सोलैनो जो है कि दक्षिण पूर्वी स्पेन में। तो इसमें गलत युग्म कौन सा है तो ये सी ऑप्शन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ भौतिक राशियों का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में इनकी मापन की इकाई दिया गया है, इसको मिलाना है। अगर हम बात करें दाब भौतिक राशि की तो दाब को किस में मापा जाता है तो इसको मापा जाता है किस में तो पास्कल में मापा जाता है। ठीक है, A का 4। ध्वनि की जो प्रबलता होती है उसको किस में मापा जाता है तो उसको डेसिबल में मापा जाता है। और जो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है उसको एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। और उसमें उष्मा की मात्रक जो है क्या होता है वो कैलोरी होता है। तो ये हो जाएगा आपका 4 3 2 1। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्न पूरा पाषाण काल के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। दूसरा है कि इस काल के उपकरणों में हैंड एक्स एवं पेबुल उपकरण मुख्य थे। इसमें सही उत्तर का चयन करना है। देखिए ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल की बात की जा रही है। ठीक है, देखिए पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभक्त किया गया है और उसी में से ये कि ये निम्न पूरा पाषाण काल था। इसमें जो है कि मानव जीवन अस्थिर था। ठीक है, तथा मानव जो क्या करता था कि शिकार करके अपना भोजन संग्रह करता था उस टाइम पे निम्न पाषाण काल में। तो ये आपका पहला सही है कि इस काल में मानव जीवन अस्थिर था और जो है कि यह मानव जो है कि शिकार करके अपना भोजन को संग्रह करता था। दूसरा है कि इस काल के उपकरणों में हैंड एक्स एवं पेबुल उपकरण मुख्य थे। ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका कि 1 और 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्वनि की चाल के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है।
दूसरा है कि माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। तीसरा है कि यदि ताप स्थिर रहे तो दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एंड सभी कथन असत्य हैं। ठीक है, देखिए अगर इसमें हम बात करें ध्वनि की चाल के संदर्भ में, ठीक है, इसमें असत्य कथन की पहचान करना है। देखिए ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। बिल्कुल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है कि ध्वनि कहाँ चल रही है, जल में पर चल रही है, निर्वात में चल रही है, वायु में चल रही है, कि कहाँ चल रही है, तो इसके माध्यम के गुणों पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। देखिए माध्यम का ताप बढ़ने पे ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, घटती नहीं है, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ये आपका गलत है। यदि ताप स्थिर रहे, ताप अगर स्थिर रहेगा तो दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भी आपका सही है। तो असत्य कौन सा है आपका, तो ये बी ऑप्शन। सत्य कथन की पहचान कीजिए। अनुप्रस्थ तरंगे ठोस माध्यम से ही उत्पन्न होती। अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण शीर्ष एवं गर्त के रूप में होता है। जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के लंबवत होती है तो उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। सभी कथन सत्य हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे ठोस माध्यम में ही उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो आपके ठोस माध्यम में ही उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ तरंगों का जो संचरण होता है वो शीर्ष एवं गर्त के रूप में होता है। देखिए अगर तरंगे चलती हैं यहाँ से तो ऐसे चलती है, ठीक है, तो जो ये है, ये अधिकतम दूरी जो है आपका तरंग के अधिकतम विस्थापन को क्या बोला जाता है, श्रिंग बोला जाता है, ऊपर की तरफ। ठीक है, और तरंग के अधिकतम विस्थापन को नीचे की ओर क्या बोला जाता है, गर्त बोला जाता है। तो अनुप्रस्थ तरंगों का जो संचरण होता है शीर्ष एवं गर्त के रूप में होता है। तो ये भी आपका सही है। और जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के लंबवत होती है तो उसे हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ये भी आपका सही है। तो इसका मतलब कि हो जाएगा कि डी, सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? मुस्लिम लीग, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, पीजेंटस एंड वर्कर्स। पूछा जा रहा है कि राजनीतिक दल जो हैं उसमें राष्ट्रीय राजनीतिक दल है कौन सा है? तो इनमें से जो है कि कोई भी आपका राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए आज के डेट में राष्ट्रीय दल कितने हैं, राष्ट्रीय पार्टियां कितनी हैं, आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं कुछ कुछ पार्टियों का नाम बता देता हूँ। जैसे कि आपका बीजेपी हो गई, ये राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस हो गई, ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। ये बहुजन समाज पार्टी हो गई, ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। और अभी हाल ही में कौन सी पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा मिला है, तो वो आप है। ठीक है, आप पार्टी भी आज के डेट में राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो गई है। तो अब जो है कि आप ये बताएंगे कि कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और उनका नाम। 3-4 का तो नाम मैंने बता दिया और आप उसका नाम कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार वैदिकतावादी, गांधीवादी, उपयुक्त सभी। राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात की जा रही है। सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? देखिए अगर हम बात करें राज्य के नीति निदेशक तत्व को, तो हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये जो है कि विधायिका और सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में ये कार्य करते हैं। और ये जो है ना, इनका न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है ये। ठीक है, देखिए अगर अध्ययन के हिसाब से देखा जाए, तो अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो इन सिद्धांतों को समाजवादी, उदार वैदिकतावादी, गांधीवादी, ये सब सारे जो है ना गांधीवादी दृष्टिकोण से ये विभाजित किया जा सकता है इनको, इन सब सारे दृष्टिकोण से। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। कार्य मंत्रणा समिति का गठन संसद के दोनों सदनों में किया जाता है। लोकसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसमें सही उत्तर का चयन करना है आपको।
देखिए अगर हम बात करें कार्य मंत्रणा समिति की, ठीक है, कार्य मंत्रणा समिति सदन के दोनों सदनों में गठित की जाती है, मतलब कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो यही बताया जा रहा है कि ये जो है कि दोनों सदनों में किया जाता है कार्य मंत्रणा समिति का गठन, ठीक है। देखिए लोकसभा की जो समिति होती है कार्य मंत्रणा समिति, उसमें जो है कि कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में जो कार्य मंत्रणा समिति होती है उसमें जो है कि कुल जो है कि 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा में कार्य मंत्रणा समिति के 15 सदस्य और राज्यसभा में कार्य मंत्रणा समिति के 16 सदस्य, ठीक है। तो यह आपका सही है। लोकसभा की जो नियम समिति होती है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ये दिया गया है। देखिए अगर नियम समिति के बारे में बात की जाए तो नियम समिति का भी गठन सदन के दोनों सदनों में किया जाता है। देखिए लोकसभा में जो नियम समिति होती है उसके अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा में जो नियम समिति होती है उसमें अध्यक्ष को मिला करके कितने सदस्य होते हैं? 15, ठीक है। और जो लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है ये नियम समिति का, वो जो है कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। और राज्यसभा में जो है कि नियम समिति जो होती है उसमें जो है कि आपके कितने सदस्य होते हैं? तो 16 सदस्य होते हैं, ठीक है। सॉरी, इसमें जो है आपका कार्य मंत्रणा समिति में ये 10 होते हैं, ठीक है, गलत हो गया था। 15 होते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में 10 होते हैं, ठीक है। और नियम समिति की बात करें तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष को मिलाकर के 15 और इसमें सभापति, राज्यसभा के सभापति को मिलाकर के 16। इसमें जो अध्यक्ष होते हैं पदेन अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में जो होते हैं उनके पदेन अध्यक्ष वो सभापति होते हैं। देखिए इसमें एक बार और मैं बता देता हूँ आपको, जो कार्य मंत्रणा समिति होती है लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 इनके सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये गलत मैंने बता दिया था। तो ये हो जाएगा आपका 15 का कौन सा? केवल ए, मतलब एक सही है, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना कि प्रधानमंत्री होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा की जो नियम समिति होगी उनके सभापति होंगे, ठीक है। तो ये गलत है, दूसरा और पहला सही है। असत्य कथन की पहचान कीजिए। लोक उपक्रम समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। दूसरा दिया गया है कि सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 का 4 के तहत किया गया है। एंड तीसरा दिया है कि राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। एंड डी चौथा दिया गया है कि अनुच्छेद 160 के तहत राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति दी गई है। इसमें आपको असत्य कथन पहचान करना है। देखिए लोक उपक्रम समिति अपनी रिपोर्ट किसको देती है? लोकसभा अध्यक्ष को देती है। सिक्किम के बारे में जो विशेष प्रावधान किया गया है अपने संविधान में वो अनुच्छेद 371 के 4 के तहत किया गया है, ये भी सही है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है, ये भी सही है कि राज्यपाल जो है कि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वो वापस नहीं कर सकते हैं। और जो अनुच्छेद 160 है उसके तहत जो है कि राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति दी गई है, ये गलत है। जो 160 है उसमें जो है कि कुछ आकस्मिकताओं के में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन किया गया है अनुच्छेद 160 में। और जो राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति दी गई है वो दी गई है किसमें? 161 अनुच्छेद में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका असत्य। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 239 क का क अनुच्छेद 239 क का ख जोड़ा गया? 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा, 68वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। देखिए जो अनुच्छेद 239 का क में क जोड़ा गया और अनुच्छेद 239 का क में ख जोड़ा गया, 21 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया 69वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1991 में हुआ था, ठीक है। इसी में जोड़ करके, मतलब इसमें क में क जोड़ करके और 239 के क में ख जोड़ करके संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया और उसका नाम क्या रखा गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। वो था आपका ये 69वां संविधान संशोधन। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को
उनके पद से सिद्ध कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। दूसरा दिया गया है कि 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 64 वर्ष की गई है। देखिए, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके पद से सिद्ध कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर ही उनको हटाया जा सकता है। उनके पद से वो कार्य करने में समर्थ नहीं है, ठीक है, तभी हटाया जा सकता है। ये आपका सही है। जो 15वां संविधान संशोधन हुआ था 1963 में, उसमें जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उनके न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट की आयु थी वो 60 वर्ष से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 62 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, अभी आज के डेट में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनका जो है कि रिटायरमेंट कब है, 62 वर्ष है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी रिटायरमेंट की एज क्या है। ठीक है, तो ये तो आपका सही है पहला। दूसरा, ये 64 नहीं होगा, 62 होगा, तो ये आपका गलत होगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सही उत्तर कौन सा है, तो सही उत्तर केवल आपका एक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका केवल एक, ए ऑप्शन। पुलकेशिन द्वितीय को सर्वप्रथम किसने हराया? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय। पूछा जा रहा है पुलकेशिन द्वितीय को सर्वप्रथम किसने हराया? तो किसने हराया? तो ये हराया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। देखिए, ये जो है कि पल्लव वंशी शासक था और इनको वतापी कोंड की उपाधि प्राप्त थी। मतलब ये जो है कि वतापी कोंड की उपाधि इन्होंने धारण किया था, नरसिंह वर्मन प्रथम। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को किया गया। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था वो कब हुआ था? वो 12 दिसंबर 1911 को किया गया था। बिल्कुल सही है कि दिल्ली दरबार का आयोजन जो है कि 12 दिसंबर 1911 को किया गया था। और दिल्ली दरबार के समय जो भारत का वायसराय था, कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय नहीं था। ये कौन था? तो उस टाइम पे लॉर्ड हार्डिंग था भारत का वायसराय। तो पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। तो ये हो जाएगा आपका केवल एक सही है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कब रही? 1961 से 71, 1971 से 81, 1981 से 91, 1991 से 2001। पूछा जा रहा है कि भारत की जो जनगणना 2001 में हुई थी उसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर। देखिए, दशकीय वृद्धि दर क्या होता है? जो 10 वर्ष पे जनगणना होती है उसमें सबसे ज़्यादा कब वृद्धि हुई थी। मतलब कि मान लीजिए हमारा जनगणना 2011 में हुआ था, ठीक है, तो अभी जो 2021 का जनगणना है इसके बीच मतलब 10-10 साल के बीच में सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है कि कब रही, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कब रही? तो ये 1961 से 71 के बीच रही। देखिए, भारत की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 1961 से 71 के बीच रही। कितनी रही? तो ये 24.80% रही। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 25 फरवरी 1968 को, 25 मार्च 1972 को, 16 अप्रैल 1965 को, 14 जून 1985 को। तो उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो कब लगाया गया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी नोटिफिकेशन आए, जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट, और टेलीग्राम का मेरा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब का लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए।
एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया वीडियो देखने के लिए।